अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फैसल शहजाद है जी। और आज की जो वीडियो है इसमें हमने बात करनी है इडियम्स के हवाले से। इडियम के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ये वीडियो का बैकग्राउंड बता दूं कि क्यों ये वीडियो बनाई जा रही है। असल में हमारे पंजाब में जो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें जो इंग्लिश का पेपर है, स्पेशली लास्ट 3 to 4 ईयर से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब इसमें हमारे जो उस्ताद मोहतरम हैं बाबर नदीम साहब, जिनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनके बीच के प्लेटफॉर्म से जो है वो प्लेटफॉर्म से जो है ये वीडियो बना सकूँ। और सर ने जो है कोशिश ये की है कि पूरे पंजाब से जो वकला हजरात हैं, जो एएसजे या सिविल जज के जो एस्पिरेंट्स हैं, जो सिविल जज या एडिशनल सेशन जज का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए वो फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ बहुत सारे हमारे दोस्त, टीचर, जजेस और वकला हजरात हमारे साथ बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमने अब इस दफ़ा में फोकस करना है ज़्यादा इंग्लिश के पोर्शन पे। और इंग्लिश के पोर्शन पे फोकस करने के लिए हमने डिफरेंट जो हमारे कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं उनसे हेल्प ली है। उसमें कुछ दोस्त हमारे साथ इंग्लिश एसे पे काम कर रहे हैं और कुछ जो है वो प्रेसी राइटिंग और ग्रामर के क्वेश्चन पे। उसमें से जो मेरे हिस्से में वो एक चीज़ है जो मैंने करना है, वो ईडियम्स है। और ये मेरी वीडियो भी उसी की एक सिलसिले की एक कड़ी है कि ईडियम्स पे थोड़ा सा हम वर्क कर लें और कुछ ऐसे ईडियम जो हैं वो हम देख लें और उनको कुछ ईडियम्स को बनाने की कुछ टेक्निक सीख लें। वैसे तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है कि हम प्रिडिक्ट करें कि कौन से ईडियम आने हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा हो रहा है कि अनसीन आते हैं। तो लेकिन ये कि हम एक अपने अंदर कंसिस्टेंसी बनाएं कि हम डेली बेस पे 5 to 10 ईडियम जो है वो कर सकें। ये जो हमारी वीडियो हुआ करेगी इसमें हम तकरीबन 15 ईडियम जो है ना एक वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस तरह से ये है कि हमारे पास आई थिंक 3 to 4 मंथ में वी विल इन द पोजीशन कि हम एक अच्छी क्वांटिटी में जो है वो ईडीएम जो है वो कर सकें। ईडीएम जो है ना सिर्फ आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा देंगे, बल्कि वो लोग जो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को बेहतर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपनी डेली लाइफ की जो कन्वर्सेशन है उसमें भी इनका यूज करें, उसके लिए भी ये बहुत अहम है। ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब ये दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा वो ईडियम पे होगा। ईडियम को हम जो एक जैसे मुहावरा एक होता है ईडियम, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, हम बहुत दफा ये मुहावरा अपनी जिंदगी में अपनी कन्वर्सेशन में यूज भी कर रहे होते हैं। अच्छा, हमें क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो इडियम्स देखने हैं, उनकी सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे उनको हमने देखना है। और जो कॉमनली आप कह लीजिए कि जो हम अपने कन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं उनको। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक इडियम है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, देखिए इसका मीनिंग पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब यह है कि सम टाइम कोई ऐसी चीज जो हमें प्रेजेंट में फील हो रहा होता है कि शायद हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन फ्यूचर में जाके हमें उसका एहसास होता है कि वो हमारे लिए अच्छी थी, उस एक्शन का हो जाना हमारे लिए बेहतर था। ठीक है। जैसे ये सेंटेंस देख लीजिए, आई मिस्ड लाहौर बाउंड ट्रेन which met an accident and many people died. So my missing the train became a blessing in disguise for me. ठीक है, यानी एक ऐसा इवेंट, ऐसी चीज जो हमें उस वक्त बुरी लगती है, लेकिन फ्यूचर में जाके हमारे लिए वो अच्छी हो जाती है। उर्दू में हम इसे ये कह सकते हैं, जहमत में नेमत। जो चीज आपको बुरी लग रही होती है वो आपके लिए असल में अच्छी होती है। ये जो ईडीएम है जेम्स हेनरी ने 1746 में यूज किया। जितने भी ईडीएम्स हैं, ये जो मुहावरा है, उनके पीछे पूरी कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है कि वो कैसे बने, लेकिन हमें उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। हमारा मेन फोकस है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना और उसका एक या उसके दो सेंटेंस बनाना। एक और सेंटेंस देख लें, लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। समटाइम हमें लगता है कि कोई जॉब थी जो हमसे छूट जाती है और हम उस पर परेशान होते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर पता चलता है कि शायद अल्लाह ने तो हमारे लिए उससे भी ज्यादा अच्छी जॉब जो थी वो हमें देनी थी। तो इसको हम कहेंगे अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आगे चलते हैं जी। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ईडियम है हमारे पास
अ चिप ऑन योर शोल्डर। अच्छा, ये दो जो है हमारे पास इडियम है, एक ही तरह के मिलते जुलते। मैं आपके साथ दूसरा भी पहले शेयर कर दूं, फिर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। एक है चिप ऑन योर शोल्डर और दूसरा है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अब देखिए, चिप का लिटरल मीनिंग जो होता है ना, वो एक सेगमेंट होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है। जैसे आपने एक वुड से सेगमेंट बनाया होता है, एक वुड का एक पार्ट बनाया होता है, या एक स्टोन का पार्ट बनाया होता है, उसको हम कहते हैं चिप। ठीक है। और चिप जो है वो, अगर ब्रिटिश में जाए, ब्रिटिश आप लैंग्वेज को देखें तो उसमें चिप का वर्ड जो है वो चिप्स, हम एक वर्ड यूज करते हैं। अ पार्ट ऑफ पोटैटो, फ्राइड पोटैटो जो है उसको भी हम चिप्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं। बट यहाँ पे ये चिप जो है उस मीनिंग में यूज नहीं हो रहा। जैसे अगर पहले सेंटेंस में हम बात करें, अ चिप ऑन योर शोल्डर मीन्स कि कोई ऐसा एक्शन है, कि एक इंसान है जो अपने दिल में कोई ग्रज रखता है, कोई ग्रीवनेस रखता है, कोई जेलसी रखता है, जिसमें वो किसी दूसरे के ऊपर गुस्से हो रहा है। हालांकि उसकी बैकग्राउंड में कोई चीज और है, जिसपे वो एक्शन दिखा रहा है या जिसपे वो एक्शन कर रहा है, एक्चुअली वो नहीं है। रीजन उसके पीछे कोई और है। वैसे पहले एक सेंटेंस देख लें, फिर इसका जरा क्लियर हो जाएगा। हर एक्स फियांसी हैड अ चिप ऑन हिज शोल्डर for her and tried to kidnap her when she was coming back from university। ठीक है। अभी ये जैसे कुछ दिन पहले लाहौर में एक वाकया हुआ है कि वो कुछ लड़कों ने एक मैट्रिक की तालबा को जो है वो अगवा किया। तो ये सेम सिचुएशन है कि उनको एक्चुअली वो उसके पीछे रीजन क्या थी कि उसकी फियांसी ने उससे मंगनी तोड़ दी थी, इसकी वजह से उसने किडनैप करने की कोशिश की। इन द सेम वे एक दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, he has a chip on his shoulder for not being invited to the party। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, why do you get so aggressive at the slightest hint of criticism? You seem to have a chip on your shoulder। क्लियर हो गया जी। तो इट मीन अ चिप ऑन योर शोल्डर में आपने वर्ड तब यूज करना, आपने इडियम तब यूज करना है जब आप एक ऐसी सिचुएशन को, जो कि पहले जो एक्शन था वो जेलसी थी, और उसको जाके फ्यूचर में वो यूज कर रहा है, उस जेलसी को, उस एंगर को, उस गुस्से को। ठीक है जी। अच्छा, अब चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का भी देख लीजिए मीनिंग क्या होता है। अच्छा, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब है कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ कोई रिजेम्बलेंस रखना, या कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी अपने पेरेंट के साथ कोई रिजेम्बलेंस थी, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती थी। जैसे ये एक सेंटेंस देख लेते हैं जी। Ali just won the sailboat race, which was won by his father 20 years ago. So Ali can be called a chip of the old block। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कि जिसमें रिजेम्बलेंस दी जा रही है पेरेंट्स के साथ, जो है उसके बच्चों की, या कोई भी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हम रिलेट करते हैं। नेक्स्ट इडियम देखिए जी, हमारे पास है अ ड्रॉप इन द बकेट। अच्छा, इसका मीनिंग देखिए क्या है। अ ड्रॉप इन बकेट का मतलब है अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है। एक एक आप बहुत बड़ा एक काम करने जा रहे हैं, उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम सी है, मतलब उसके अंदर कोई ज्यादा आपकी वो कंट्रीब्यूशन नहीं बनती है। बट सम टाइम दैट मे, यू कैन से, एक किस्म से वो आगाज होता है, वो एक जो एक बारिश का कतरा होता है, जो आगे जाके फ्यूचर में बहुत ज्यादा जो है हम चीजों को वो उस चीज को वो बढ़ा देता है। अच्छा, अब ये कहाँ पे यूज किया जाता है। देखिए, जैसे ये एक सेंटेंस देख लीजिए, I would like to do my best to change my colleagues' satanic mindset, but whatever I am doing seems like a drop in the bucket। सैटेनिक माइंडसेट, शैतानी जहन को कहते हैं। ठीक है। तो ये एक हमने वर्ड यूज किया, एक इडियम यूज किया कि उसमें मेरी जो वैल्यू होगी, जो मैं जो कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, मैं वो जो एक्शन कर रहा हूँ, वो बहुत माइन्यूट है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, आई वुड लाइक टू डू समथिंग टू चेंज द वर्ल्ड, बट वट एवर आई डू सीम्स लाइक अ ड्रॉप इन द बकेट। ओके जी एस्पिरेंट, एक और भी सेंटेंस है, वो आपको देख लीजिएगा। देखिए, हम हमारा कोशिश हम यहाँ पे करेंगे कि हम मैक्सिमम सेंटेंसेस जो है वो बना सकें। एक से दो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बाकी आप लोगों ने मैक्सिमम सेंटेंस इसके खुद से बनाने हैं। इडियम नंबर 5 देखिए जी, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी इडियम है।
एक्चुअली समटाइम ऐसा होता है कि एक कोई कॉम्प्लेक्स या बड़ी डिफिकल्ट सी चीज होती है जिसको किसी दूसरे को समझाना, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसको हम एक पिक्चर के साथ, एनिमेशन के साथ, एक एक ड्राइंग के साथ, एक मैप के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से समझा देते हैं, और वो पर्सन ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ जाता है कि वो उस चीज को समझ जाए। जैसे अब ये देखिए, द वेलोसिटी ऑफ वेल नोन प्रोवर्ब, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 words, became wide to me when I got a chance to see Leonardo's painting of Mona Lisa. ठीक है, वो आपने पिक्चर देखी होगी जिसमें वो एक स्माइलिंग की पिक्चर है मोनालिसा की। तो ये कहना ये चाह रहा है कि उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस एक पिक्चर से आप उस सारे को समझ जाते हैं। ऐसी पिक्चर बहुत सारी दुनिया में वायरल होती रहती है। जैसे आज से कोई आई थिंक 20-22 साल पहले सूडान के एक बच्चे की वो पिक्चर वायरल हुई थी, जिसमें वो एक यूनाइटेड नेशन के कैंप के पास बैठा हुआ कूड़े के जो है वहां से वो कुछ चीजें खा रहा था, और जब वो पिक्चर बनी है तो उसकी बैक साइड पे एक वल्चर की पिक्चर भी आ गई थी, और उस पिक्चर ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था, बिकॉज द वल्चर वाज वेटिंग फॉर द डेथ ऑफ दैट चाइल्ड। उस ये पहले 3-4 साल पहले ये जो एक समंदर पे एक बच्चा, आई थिंक आइलैंड था मेरे ख्याल से, मैं गलत शायद उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा जेल में, उसकी एक डेड बॉडी जो थी, वो पिक्चर बहुत ज्यादा लोगों को जो है वो एक ऐसा मैसेज कन्वे किया कि फिर उसके बाद यूरोप ने अपने बॉर्डर ओपन कर लिए थे फॉर इमिग्रेंट। एनीहाउ जी, अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड का मतलब ये है कि एक पिक्चर आपको हजारों वर्ड एक्सप्लेन कर जाती है। आगे चलते हैं जी नंबर 6 पे। जी नंबर 6 पे देखें, अ पीस ऑफ केक। अच्छा, ये तो बड़ा कॉमन और बड़ा आसान सा इडियम है, ये आप अक्सर यूज भी करते हैं। अ पीस ऑफ केक मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत आपके लिए आसान होती है, जो आपको लगता है कि ये तो बहुत आसान है। जैसे आपका कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, आपको लगता है बहुत आसान है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पीस ऑफ केक। ओके, अ पीस ऑफ केक रियली इजी। To teach English grammar is just like a piece of cake for my English teacher who has done MPhil in linguistics. ठीक है जी, या और इसको इजी करना चाहते हैं, दैट एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक फॉर हिम। यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, वर्ड दैट लिखा हुआ। इसी तरह से आप सेंटेंस नंबर 3 में देखिए, द पेपर ऑफ जनरल नॉलेज फॉर एएसडी एग्जाम वाज अ पीस ऑफ केक। वैसे था नहीं, बहुत मुश्किल था, बट दिस इज जस्ट फॉर द इडियम। आगे चलें जी, नंबर 7 पे आ जाइए, अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। बहुत इंपॉर्टेंट इडियम है ये, और ये जो इडियम है ये आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसको अगर मैं कहूँ ना, टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन का मतलब है, उर्दू में हम पहले देख लेते हैं ना। आपने एक उर्दू में वर्ड सुना होगा, एक इडियम सुना होगा, अदले का बदला। इसका मतलब अदले का बदला, जैसा कोई किसी के लिए करता है उसको वैसा भुगतना जरूर पड़ता है। Someone should have the same unpleasant experience that they themselves have given to someone to show them how bad it is. अच्छा, अब सेंटेंस देखिए जी, it was a taste of our own medicine for India on 26 February 2019. It was taste of our own medicine for India on 27th February 2019 when PF shot down 2 MiG-22 and captured Abhinandan. याद है ना सब लोगों को? He was fantastic. तो एक्चुअली ये हम यूज कर रहे हैं कि अदले का बदला, जैसा कोई आपके साथ करेगा उसको भी उसी तरह का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 2 देख लीजिए, इट लुक्स लाइक शी गेट्स अ टेस्ट ऑफ हर ओन मेडिसिन। या एक और सेंटेंस है, नाउ यू सी हाउ इट फील्स टू हैव समवन कॉल योर नेम्स, यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं जी। आई थिंक अभी तक तो बड़े इजी से हमारे पास इडियम्स आ रहे थे, कोई इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखते हैं जी, अ शॉट इन द डार्क। अच्छा, अब ये भी दो हैं, अ शॉट इन द डार्क और एक है अ स्टैब इन द डार्क। इन दोनों को पहले मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ, फिर इन दोनों के मीनिंग को हम देखते हैं। अ शॉट इन द डार्क और अ स्टैब इन द डार्क। अ शॉट इन द डार्क, अ स्टैब इन द डार्क, ये मोस्टली पैरेलल यूज होते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसको यूज किया था 1895 में। मीनिंग इसका ये है कि एक ऐसा एक्शन
जिसका कोई आउटकम फोरसीन नहीं होता, उसके अंदर आपको जिसे कह लीजिए कि उसकी जो इफेक्टिवनेस है या जो उसकी जो आप कह लीजिए कि वो एक तुक्का लगाते हैं, आप एक जस्ट गेस लगाते हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस का होने का चांस कम होता है। ये सेंटेंस देख लीजिए। अच्छा, ये सेंटेंस जो है आप स्टैब इन द डार्क के लिए भी यूज कर सकते हैं ये। अच्छा याद रखिएगा, इसमें जो मैं आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, इसमें जो मैंने रेड कलर से हाईलाइट किए ना, इनको आपने ज्यादा फोकस करना है, सेंटेंसेस को आपने ज्यादा फोकस करना है। देखिए जी, इट वाज अ शॉट इन द डार्क व्हेन आई टुक हिम माय bosom friend, but later I came to know that he betrayed me all those affairs which I have discussed with him. ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं अ शॉट इन द डार्क के लिए भी, अ स्टैब इन द डार्क के लिए, दोनों के लिए ये सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक और सेंटेंस देख लीजिए, दैट वाज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू गेट इट राइट? रिप्लाई, आई जस्ट टुक अ शॉट इन द डार्क। ओके, यानी एक ऐसा गेस आपने लगाया जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कम थी। ठीक होगा जी। इसी तरह से स्टैब इन द डार्क के सेंटेंस देख लीजिए, दे डोंट रियली नो हाउ मच विल कास्ट। ठीक है जी, दे आर जस्ट टेकिंग अ स्टैब इन द डार्क, उनको पता नहीं है कि कितनी कास्ट है, लेकिन वो एक तुक्का लगा रहे हैं, एक जस्ट वो गेस कर रहे हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, एन अटेम्प्ट दैट इज नॉट लाइकली टू सक्सीड, it is a stab in the dark, but we should try anyway. All right, ASJ aspirant, आपने ट्राई करते रहना है, रुकना नहीं है, चांस लेते रहने हैं जब तक आपके पास चांस है। आगे देखिए जी, नंबर 10 पे है हमारे पास a bitter pill to swallow। ये भी एक इडियम है जो हम बहुत ज्यादा यूज करते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी है। उर्दू में से हम कहते हैं कड़वी गोली खाना। ठीक है, यानी एक ऐसी रियलिटी जो एग्जिस्ट करती है, आपको उसका सामना करना, एन अनप्लेजेंट फैक्ट। ठीक है जी, और वो अनप्लेजेंट इफेक्ट जो है वो आपके लिए ह्यूमिलिएशन हो सकती है। ठीक है, यानी कड़वी गोली निगलना। अब इसका सेंटेंस देखते हैं, इट इज अ बिटर पिल टू स्वेलो फॉर एवरी पाकिस्तानी that most of our people are opportunists and hypocrites। ठीक है जी, तो ये आपने एक इसका सेंटेंस। और देख लीजिए, spending a week in the psychiatric hospital was a bitter pill to swallow, but Simon really needed to do that। ओके जी, करना तो था। तो आगे देखिए, failing the bar exam was a bitter pill to swallow, but he plans to try again next year। ठीक है जी, बहुत सिंपल सा था ये। नेक्स्ट देखिए, नंबर 11 पे है अ बंडल ऑफ नर्व्स। अ बंडल ऑफ नर्व, अच्छा ये हम उस वक्त यूज करते हैं जब कोई इंसान, कोई पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस होता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, बहुत ज्यादा टेंस होता है, उस वक्त हम इसको मीडियम को यूज कर सकते हैं। लाइक द कैंडिडेट वाज अ बंडल ऑफ नर्व्स एंड couldn't answer even a single question in the interview। ठीक है जी, कि कैंडिडेट बेचारा एक भी जो है वो आंसर नहीं दे पाया, इतना वो कंफ्यूज था। या एक और सेंटेंस देख लीजिए, आई हैव टू गिव अ स्पीच ऑन टुमारो एंड आई हैव अ बंडल ऑफ नर्व्स। ऑलराइट जी, नेक्स्ट पे चलते हैं जी। थोड़ी सी स्पीड मैंने ज्यादा रखी है बिकॉज टाइम हमारे पास शॉर्ट है और हमने मैक्सिमम काम करना है। नंबर 12 जी, अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। अच्छा, इसके साथ भी एक और इडियम है जो सिमिलर है, पहले मैं उसको भी यहाँ पे शेयर कर दूं, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड और अ बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड, ये दोनों तकरीबन सिमिलर है, एक ही तरह से यूज किए जाते हैं। अ बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड और अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। इसका मीनिंग देखिए क्या, मीनिंग इसका ही कह लीजिए कि एक जो पर्सन है वो एक स्पेसिफिक लिमिट में, एक स्पेसिफिक एरिया में तो उसकी वैल्यू होती है या उसकी पावर ज्यादा होती है, लेकिन जब वो किसी दूसरे ग्रुप में जाता है या एक बड़ी जगह पे जाता है तो उसके लिए वो वहां पे वो उसकी अहमियत वो नहीं होती। जैसे एक सेंटेंस देख लीजिए, ही वॉज अ बिग फिश और स्लैश, ये मैंने दोनों को कंबाइन कर दी, दोनों के लिए यूज करेंगे। ही वॉज अ बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड and he realizes this better reality, a bitter reality
when he left his village and got admission to a university in a big city. ये भी मेरे से मिस्टेक है जी, स्पेलिंग, bitter reality. When he left his village and got admission to a university in a big city. Alright जी, नंबर 2 सेंटेंस देख लें. साउथ अफ्रीका, इन साउथ अफ्रीका जेनी वाज अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड. अच्छा, ये छोटे सेंटेंसेस भी आपने याद रखने हैं. अगर हम एग्जाम में एक जो लेंथी सेंटेंस है उसको भूल जाते हैं तो आपको ये स्मॉल सेंटेंसेस लाजमी लिखने हैं. एरिया नंबर 13 पे आ जाइए जी. अ बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड. अ बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड. अच्छा, ये मैंने जैसे कहा कि आपके साथ बिल्कुल वही सिमिलर है, सेम भी लिख सकते हैं या आप इसको और भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे ये मैंने बनाया, ही वाज सो पॉपुलर एंड वेल नोन विद इन द वॉल ऑफ ए स्मॉल हाई स्कूल. माइकल वाज यूज्ड टू बीइंग अ बिग फ्रॉग इन अ स्मॉल पॉन्ड. ठीक होगा जी, आगे चलते हैं जी. नंबर 14, a dim a dozen. A dim a dozen. अच्छा, ये dim जो मीनिंग है ये असल में जो डॉलर का आई थिंक 12th पार्ट जो है वो उसको कहा जाता है, यानी बहुत कम वैल्यू होना, जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है. कोई ऐसी चीज जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है, उसको हम a dim a dozen कहते हैं. अच्छा, ये इसके लिए सेंटेंस देख लीजिए. Every skill without acquiring computer skill is a dim a dozen these days. ठीक है, आप कुछ भी एजुकेशन ले लीजिए, कोई भी आप अपना जो प्रोफेशन चूज कर लीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर स्किल नहीं है तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा. कंप्यूटर स्किल आर कंपल्सरी फॉर यू. आगे चलते हैं जी. अब देखें एक और इसमें सेंटेंस है, आई डोंट नीड फ्रेंड लाइक हिम, दे आर अ डिम अ डजन. उनकी कोई वैल्यू नहीं है. आगे चलते हैं जी. अ फ्रेंच लीव, आज का लास्ट इडियम है अ फ्रेंच लीव. अब फ्रेंच लीव का मतलब है एक ऐसी छुट्टी जिसकी आपने परमिशन ली, ठीक है, जिसमें आपने बगैर बताए छुट्टी कर ली या आप जो है बगैर बताए चले जाते हैं. ठीक है जी, सेंटेंस इसका देख लीजिए. इट इज एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल एंड अनफॉरगिवेबल फॉर अ सोल्जर टू टेक फ्रेंच लीव. यहाँ पे मिसिंग है जी, टू टेक अ फ्रेंच लीव, आगे यहाँ पे लिख लीजिएगा. नंबर 2 सेंटेंस देख लीजिए. द यंग सोल्जर was punished for taking French leave to visit his girlfriend. I think I might take French leave this afternoon and go to the cinema. Last one, I always take French leave during an online conversation, so don't expect too much from me. ऑलराइट जी, सो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेसन था जिसमें हमने कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम जो है वो डिस्कस कर सकें. अगर आप लोगों की कोई क्यूरीज हैं या आप लोग हमारे से रब्ता करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपना ईमेल आईडी हमें शेयर कर दीजिए. उसके बाद आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप जब हमारा ज्वाइन कर लेंगे तो फिर हम आपको अपनी गूगल क्लासरूम पे ले आएंगे जहाँ पे आपको ये सारा मटेरियल, इसकी पीडीएफ, पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको मिल जाएगी या बाकी रिसोर्स जो है वो सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है जी, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि 15 जो है वो और ईडियम आपके साथ शेयर कर सके. आप लोग इसमें जो कमेंट्स में अगर आप लोग कोई और इस तरह का ईडियम बनाना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बनाइए. 15 में से कोई एक ऐसा ईडियम जो आप समझते हैं कि आप उसको बना सकते हैं वो इसमें बनाइए ताकि हम उसको भी इसमें ऐड करते हैं. इंशाल्लाह जी परसों आपसे दोबारा मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज़. Thank you.